हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रवि सिंह। आई डिड माई MBBS फ्रॉम एम्स ऋषिकेश और रिसेंटली KEM मुंबई से मैंने अपनी MD डिग्री खत्म की है इन जनरल मेडिसिन। एंड दिस आर माई रैंक्स इन 2022 इन INET नीट एग्जामिनेशन। और अभी कुछ मंथ्स पहले ही नीट एसएस का एग्जाम हुआ जिसमें आई गॉट अ डिसेंट रैंक ऑफ 114। सो 3 years बैक MD मेडिसिन ज्वाइन करने से पहले आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल यूट्यूब शॉर्ट जिसमें मैंने अपनी जर्नी दिखाई है ऑफ गिविंग ग्रैंड टेस्ट फ्रॉम द गिविंग फेज टू द फाइनल एग्जामिनेशन एंड हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड माई रैंक्स। सो इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड कितने घंटे पढ़ना है और क्या क्या करना है। लेकिन ये जो 3 years थे इट वॉज क्वाइट बिजी, तो तब मैं उन्हें आंसर नहीं कर पाया। सो बिफोर ज्वाइनिंग फॉर माई सुपर स्पेशलिटी आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो answering all those questions. So because I have completed my MD degree as well, so I have made this video in two parts. फर्स्ट इज कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली लोग आंसर नहीं करते एंड दैट इज वाई टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी मिला हूँ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 to 3 years एज वेल post MBBS and still they are not able to get good rank. So what is missing in that? Because everyone knows how to prepare for the examination, but the thing is why to prepare for the examination ये missing रहता है. So it is like how to prepare for the examination gives you a direction कि अगर तुम्हें अच्छा रैंक चाहिए तो क्या पाथ में जाना है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। बट द थिंग इज कि एग्जाम प्रिपरेशन में समटाइम्स यू विल लूज फोकस एंड दैट इज वाई यू शुड नो वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट गिव्स यू द फोर्स। तो अगर डायरेक्शन एंड फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन यू विल गेट अ गुड रैंक। लेकिन अगर डायरेक्शन करेक्ट है और फोर्स नहीं है तो यू विल डिविएट फ्रॉम द गुड रैंक एंड यू विल नॉट गेट अ गुड रैंक एट ऑल। सो फर्स्ट वी विल टॉक कि प्रिपेयर कैसे करना है, सेकंड कि प्रिपेयर करना क्यों है। सो अगर आपको लगता है कि यू नो हाउ टू प्रिपेयर सो यू कैन स्किप द फर्स्ट पार्ट एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू वाई टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बोथ INET एज वेल एज नीट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स है। सो सबसे फर्स्ट चीज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इज टू हैव बेसिक नोट्स ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको ये सभी 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लेने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यू हैव टू चूज अ सिंगल सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी का एक पार्ट दूसरे मैरो से कर लिया, एक पार्ट डैम से कर लिया, ऐसे नहीं। ओके, सो एक सोर्स आपको यूज करना है एक सब्जेक्ट के लिए एंड विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। देन फॉर एग्जाम्पल जब मैं एनाटॉमी के लिए प्रिपेयर कर रहा था सो एनाटॉमी वॉज माई वीक सब्जेक्ट। सो इसके लिए आई हैव ट्राइड डैम्स, आई हैव ट्राइड मैरो, ओके, बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड देन फाइनली इन भाटिया आई हैव वॉच्ड वीडियोज ऑफ अश्विनी सर एंड फिर वो वीडियोस देख के आई हैव फेल्ट कि ओके फ्रॉम दिस पर्सन आई कैन लर्न एंड वो मुझे समझ में आ रहा है। सो आई हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस ऑफ अश्विनी सर एंड आफ्टर दैट माई एनाटॉमी वॉज क्वाइट वेल एंड आई started my preparation in internship phase only, the serious preparation. So इस तरह से आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स का आपको देखना है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सूट करता है टू मेक द नोट्स। सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक दिस बेसिक नोट्स ऑफ ऑल दी 19 सब्जेक्ट्स। सेकेंड थिंग इज टू अवॉइड फोमो। मतलब मोस्टली ऐसा होगा कि कुछ आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि दे आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर पर्टिकुलर मटेरियल दे आर यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बट यू डोंट हैव टू डिविएट। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी वही प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम में मेडिसिन फ्रॉम मैरो वॉज वेरी टॉक्ड अबाउट कि हर कोई बोल रहा था कि ओके राकेश सर का मेडिसिन इज वेरी गुड। But the thing is कि I have tried learning medicine from Rakesh sir, and no matter he is good, but the thing was कि his way of teaching was not matching with me. So although I have started, but I was not able to finish it off. So I have felt very miserably when I started studying medicine from Marrow. तो उसके बाद I have totally given up medicine from Marrow, and after that I have read it from PrepLadder. बट द थिंग इज कि अभी MD मेडिसिन में आई हैव रेड मेडिसिन फ्रॉम राकेश नायर सर फॉर नेफ्रो एंड एंडो एंड नाउ आई लाइक इट।
बट एट दैट टाइम आई थिंक इट इज़ अप टू यू कि विच प्लेटफॉर्म सूट्स यू, एंड आपको हर कोई प्लेटफॉर्म नहीं उठाना है विच इज़ प्रैक्टिस बाय मल्टीपल पीपल। ओके, जो प्लेटफॉर्म आपको सूट कर रहा है आपको वही प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। देन थर्ड थिंग इज फोकस ऑन द वीकर सब्जेक्ट्स। सो हर एक पर्सन के लिए उसका जो वीकर सब्जेक्ट है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एनाटमी, आई वॉज वीक इन एनाटमी एंड द अदर सब्जेक्ट वॉज एनेस्थीसिया। ऑल्दो एनेस्थीसिया बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ देयर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बट मेरे बहुत सारे जीटीस में एनेस्थीसिया में मार्क्स कम आते थे। तो मैंने बहुत सारा टाइम दिया है फॉर लर्निंग एंड मेमोराइजिंग एनेस्थीसिया सब्जेक्ट। तो आपका जो भी इसमें से वीकर सब्जेक्ट होगा ऑफ दिस 19 सब्जेक्ट्स, तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिसिन है, तो इनिशियली मेरा मेडिसिन स्ट्रॉन्ग था बिकॉज जो मेरे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो मेरे प्रॉपरली हो चुके थे। सो नो मैटर मैं मेडिसिन कितना भी पढ़ूँ, ऑल्दो उससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, बट द थिंग वॉज कि उसमें ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं था। लेकिन एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मेरा वीक था, तो अगर इस सब्जेक्ट में से अगर सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो मेरे गलत हो जाएंगे। तो दैट इज वाई आई यूज टू फोकस मोर ऑन द सब्जेक्ट विच वॉज वीकर। देन for INESET exam, focus on first and second prof examination. So in INESET, they focus mostly on the basics. तो INESET के एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इससे मैक्सिमम चंक आता है। इवन जो इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी का क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें जो स्टेम रहेगा वो बेसिक सब्जेक्ट से ही रहेगा। मतलब उस टाइम में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे हु वेर प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएल एग्जामिनेशन, तो उन्होंने आईएनएसएट के लिए पढ़ा भी नहीं था, बट स्टिल दे मैनेज टू गेट गुड रैंक्स इन आईएनएसईटी एग्जाम। सो if your focus is on INSET exam only, so if your focus is on INSET exam only, so make sure कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ का जो सब्जेक्ट्स है वो बाय हार्ट हो जाए एंड उसमें कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। Now coming to the second step, that is grand test. So when I have started preparing for my examination during my internship, तो इनिशियल फेज में मैं एक जीटी देता था पर मंथ। फिर उसके बाद में आई हैव फिनिश्ड माय रिवीजन, मतलब फर्स्ट रीडिंग इन 6 मंथ्स। फिर एक बार जैसे ही आपके 19 सब्जेक्ट्स की रीडिंग हो जाएंगे और नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, देन यू कैन गिव जीटी, 1 जीटी एवरी 15 डेज। और उसमें आपको ट्रैक करना है कि आपके जीटी में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रैंक इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड जस्ट बिफोर गिविंग द फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब कि सपोज 1 महीना या फिर 1.5 महीना पहले, यू हैव टू गिव जीटीज वंस पर वीक, मतलब 7 डेज में एक जीटीज देना है। एंड याद रखना कि जो लास्ट के 15 डेज रहेंगे जब एग्जाम जस्ट पास में रहेगी और 15 डेज बच्चे रहेंगे, उस टाइम में कोई भी जीटीस नहीं देना है। बिकॉज उस टाइम में कैसा रहेगा कि आप अपने पीक प्रिपरेशन में रहोगे बट आपकी एंग्जाइटी भी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो उस टाइम में इट इज़ पॉसिबल कि एक जीटी खराब हो गया तो उसके बाद में कैसा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरने लग गया तो इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो आखिरी के 15 डेज में कोई भी जीटीस नहीं देना है और उस 15 डेज में बस रिविजन 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 करते रहना है। देन जीटीज का सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो जीटीज देते रहते हैं तो दे आर लाइंग कंफर्टेबली, मतलब आराम से सोफे में बैठ के जीटी दे रहे हैं या खाते हुए जीटी दे रहे हैं या फिर पॉज कर लिया या फिर वॉशरूम चले गए। तो इस तरह से जीटी नहीं देना है। तो व्हाट आई यूज टू डू वॉज कि मैं उस टाइम में लाइब्रेरी चला जाता था मॉर्निंग में 9 AM, एंड लाइब्रेरी के पीसी में आई यूज टू गिव द एग्जामिनेशन। और उस टाइम में फ़ोन और सभी अप्लायंसेस अपने बंद कर देने हैं और वैसे ही एग्ज़ाम देना है जैसे आप फाइनल आईने सेट का एग्ज़ाम या फिर नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो। ओके, एंड टाइम आपको पर्टिकुलरली लगाना है, 2.5 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम रहेगा, ताकि यू विल नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर। कि जब आप फाइनल एग्जाम सच में दोगे तो उस टाइम में जो प्रेशर रहेगा तो उसे कैसे हैंडल करना है, दैट यू विल लर्न व्हेन यू आर गिविंग द जीटीस इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट चीट इन द जीटीज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो जीटीज भी देंगे तो जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स को शो ऑफ करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए वो लोग गूगल कर लेंगे, मतलब कि दे विल बी कन्फ्यूज्ड इन बिटवीन टू ऑप्शंस एंड उन्हें आंसर क्लियर नहीं पता रहेगा। तो वो लोग गूगल करेंगे कि ठीक है दोनों में से आंसर क्या है, एंड दे विल मार्क द करेक्ट आंसर। तो जीटीज में उनकी रैंक अच्छी आएगी। बट द थिंग इज कि हियर यू आर नॉट चीटिंग एनी वन एल्स, यू आर चीटिंग यूर सेल्फ।
तो जब फाइनली इतने सारे जीटीज में चीट करने के बाद जब फाइनल एग्जाम होगा ना, और उसमें जब रैंक बहुत ही पीछे चला जाता है, तो यू विल फील वेरी वेरी बैड। दैट इज वाई चाहे कितना भी रैंक आए, चाहे रैंक 12,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, क्या कुछ भी हो, चीट नहीं करना है। ओके, यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ। एंड फिर धीरे धीरे करके आपका रैंक इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। एंड जीटीज में मैरो हैड दैट फंक्शन की वहाँ पे एट द एंड ऑफ जीटी वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिस्ट लगती है, एंड देन यू विल नो कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है उसमें से। तो जैसे कि मोस्टली मेरा ओबीजीवाई एनाट एनेस्थीसिया वीक था, तो उसमें क्या करना, जैसे आपको आपके वीक सब्जेक्ट पता चल जाएगा, देन स्टार्ट गिविंग SWT, दैट इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सपोज आपके एनेस्थीसिया का जो सब्जेक्ट है दैट इज वीक, तो मैरो का एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा एनेस्थीसिया का, तो गिव दैट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 50 क्वेश्चन का। तो एटलीस्ट ऑल्दो आपका पूरा होल्ड नहीं होगा सब्जेक्ट में, बट एटलीस्ट यू विल नो कि सपोज एनेस्थीसिया है, तो उसमें से सिंपल क्वेश्चन कौन से है। ओके, मतलब कि जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे एक सब्जेक्ट से। मतलब सपोज सब्जेक्ट इज एनेस्थीसिया, तो हो सकता है कि इस सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आए या फिर इस सब्जेक्ट से टफ क्वेश्चन आए। एंड अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट आपके इजी क्वेश्चन तो मिस नहीं होंगे। तो इन दैट वे आप जो रैंक का रेस है उसमें पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, तो जो वीक सब्जेक्ट है उससे SWT देने हैं। एंड व्हाट आई यूज टू डू वाज कि जब भी मैं कोई भी जीटी देता था, तो जितने भी न्यू क्वेश्चन होते थे या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, आई यूज टू राइट ऑल दोज क्वेश्चन इन अ डिफरेंट बुक। तो मैंने एक बुक बना के रखी थी। तो जब स्टार्ट किया था जीटीज देना, तो उस टाइम में तो बहुत सारे मिस्टेक होते थे या फिर बहुत सारे क्वेश्चन न्यू दिखते थे, तो बहुत टाइम लग जाता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि पूरा दिन लग जाता था, कभी 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 1.5 डे लग जाता था इंटर्नशिप के साथ साथ में, कि एक जीटी रिव्यू करने के लिए। बट जैसे जैसे आप जीटीज देते रहोगे, तो ये जो टाइम है जीटी देने का, जीटी रिव्यू करने का, वो कम होते जाएगा। इवन लास्ट में जब आप 7 डेज में एक जीटी दोगे, तब 1 घंटा या 1.5 घंटे में भी आपका एक पूरा जीटी रिव्यू हो जाएगा। एंड फाइनली जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा, तो आपके पास में एक बुक रहेगी जिसमें आपके सभी वो क्वेश्चन रहेंगे जो आप मोस्टली गलत करते हो। और एग्जाम के एक दिन पहले, सपोज कल एग्जाम है तो आज रात में 8 बजे से बस आप वो बुक से गो थ्रू कर लेना, तो उससे जो डिफिकल्ट पॉइंट्स है वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो ये चीज रहेगा आपको जीटी देने के बाद जो समझेगा। देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन। तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 रिविजन्स तो करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। तो जैसे कि इंटर्नशिप में आई फिनिश्ड माई फर्स्ट रीडिंग इन 6 मंथ। तो जैसे कि मैंने ऑल्दो 1.5 मंथ एनाटमी ही खत्म किया था, बट उसके साथ में आई यूज टू टेक सिंपल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जैसे एनाटमी के साथ साथ आई यूज टू लर्न ENT, ऑफ्थैल, डरमैट। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट खत्म करना है। तो 6 मंथ में एक रिविजन तो हो जाता है। तो जैसे 6 मंथ में एक रिवीजन हो गया आपका, सॉरी एक रीडिंग हो गई 6 मंथ में, फिर आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। तो मैंने इसे ऐसे डिवाइड किया था, जो 1.5 मंथ था उसमें मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन खत्म किया। देन मैंने सेकेंड रिवीजन खत्म किया इन 20 डेज, एंड थर्ड रिवीजन इन 8 डेज। बिकॉज जो आपका 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, उसमें आपको 19 सब्जेक्ट्स को एक साथ दिमाग में लेके चलना है। तो आप जितना फास्ट रिवीजन कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप 19 सब्जेक्ट्स को एक साथ अपने माइंड में जगल कर पाओगे। ओके, एंड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन रहेगा जो आपका कोर कंसेप्ट चेक करेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा जो आपका मेमोरी चेक करेगा। ठीक है, तो कोर कंसेप्ट का ऐसा है कि अगर आपने एक बार किसी भी सब्जेक्ट में कोर कंसेप्ट बना लिए, तो इवन आप 1 साल बाद बिना पढ़े भी एग्जाम दो, तो जो कोर कंसेप्ट है उसके क्वेश्चंस कभी खराब नहीं होने वाले। आई मीन वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। इसलिए आपने जो भी लास्ट 8 डेज में रिवाइज किया है, वही आपको एग्जाम के दिन याद रहेगा। जैसे कि IPC हो गए, ड्रग्स हो गए, साइड इफेक्ट्स हो गए ड्रग्स के, तो ये सब क्वेश्चन है जो मुझे अभी भी पता नहीं होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने ये एग्जाम के लास्ट वीक में खत्म किया था या फिर अपने जीटी वाले बुक से किया था, दैट इज वाई वो मैं एग्जाम में करेक्ट अप्लाई करके आया, और मेरे वो वाले क्वेश्चंस करेक्ट हो गए थे। दैट इज वाई आपको लास्ट लास्ट में जितना कम टाइम में रिवाइज हो पाए उतना कम टाइम में रिवाइज करना है। नाउ कमिंग टू अवर सेकेंड बिग क्वेश्चन, दैट इज वाई टू प्रिपेयर। तो
जस्ट बिकॉज मेरा अभी एमडी का जो डिग्री है वो खत्म हो चुका है, दैट इज वाई आई थिंक आई कैन गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज वाई टू प्रिपेयर। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यू कैन डिवोर्स योर स्पाउस, मतलब आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को डाइवोर्स दे सकते हो, बट आप अपने ब्रांच को डिवोर्स नहीं दे सकते। मतलब कि आप जो भी ब्रांच अभी लोगे, आपको उस ब्रांच के साथ में अपनी पूरी लाइफ बितानी है। अगर आप एनाटमी लोगे, मतलब नो मैटर कि वो अच्छा सब्जेक्ट है नहीं हो, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट थिंग इज आप जो भी ब्रांच लो, आपका पैशन जिसमें भी है, तो वो ब्रांच आपके साथ में लाइफ टाइम रहेगा एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सेकेंड थिंग इज 3 years इज नॉट अ स्मॉल टाइम। कि जो ये 3 साल है, जस्ट बिकॉज कि हमने अभी 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स खत्म किया है, तो हमें ये लगता है कि 3 साल तो ऐसे निकल जाएंगे कि ठीक है, एमडी मेडिसिन ही करना है तो ठीक है, बस डिग्री लेना है, बाद में तो मुझे सुपर स्पेशलिटी करना है, या फिर एमएस जनरल सर्जरी कर लिया, बाद में तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके मैं सुपर स्पेशलिटी कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता। ओके, बिकॉज ये जो 3 साल में आप जो लर्न करते हो, मतलब वॉट एवर यू लर्न इन दिस 3 years, दैट स्टेज विथ यू। क्योंकि ये जो 3 साल में पेशेंट कैसे मैनेज करना है, पेशेंट कैसे डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो हर एक जगह पे अलग अलग उनका अप्रोच रहता है। इसलिए 3 साल को आप लाइटली मत लो। ओके, बिकॉज आप जिस एनर्जी के साथ में एमडी कोर्स में घुसते हो, आप उस एनर्जी के साथ बाहर नहीं निकलते हो। बिकॉज इनिशियली व्हेन आई केम टू एमडी, इट वाज ऑल लाइक कि ठीक है, वी विल हैव फन, हम एंजॉय करेंगे। बट व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम दिस कोर्स, आई फील लाइक stability is important in the life. Then third important thing is Premier Institute gives you the real taste of subject. So बिकॉज अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, तो आपके पास ज़्यादा अच्छे वैराइटीज ऑफ पेशेंट आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डायग्नोसिस होंगे। ड्यूरिंग योर एमडी और एमएस कोर्स आपको डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाएगा, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डिस्ट्रिक्ट में और आपके पास टर्शरी सेंटर में पेशेंट्स अलग नहीं होते। ठीक है, पेशेंट्स का जो पॉपुलेशन है वो तो सेम ही रहेगा, बट द वे यू डायग्नोज द पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में और जो डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बस वो लोग एएफआई डायग्नोज कर देंगे, लेबल कर देंगे हर एक पेशेंट को, यूआरटीआई लेबल कर देंगे, एजी लेबल कर देंगे। बट टर्शरी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आप अच्छे केसेस भी डायग्नोज करते हो। वहाँ पे मेन सिंड्रोम भी होता है, सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है, जीबीएस भी होता है, ठीक है, एआईपी भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, दिस पेशेंट गो टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज वेल, बट वो वहाँ पे डायग्नोज नहीं करते। देन अदर थिंग इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है टर्शरी हॉस्पिटल्स में और छोटे हॉस्पिटल्स में। बिकॉज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते, और कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करती आपको ड्रग्स देने के लिए। तो वहाँ पे जो भी उनके पास एंटीबायोटिक्स होगा वो लोग वही यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं होता। इसलिए आप कभी भी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं सीख पाओगे इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम सम पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स। देन गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। तो गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स ये अच्छे इंस्टीट्यूट में ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो होता है। बिकॉज आई हैव सीन, इवन मेरे एक रिलेटिव थे जिनको लैकुना स्ट्रोक आया था, तो वहाँ पे उन्हें हिपैरिन दिया जा रहा था। तो हिपैरिन इज नॉट इन द गाइडलाइन, बट अभी भी कैसा है कि ये जो डॉक्टर्स है वो पहले से पढ़े आ रहे हैं, या फिर पेरिफेरी से उन्होंने जस्ट क्लियर किया है, तो वहाँ पे दे यूज टू गिव हिपैरिन, बट दिस इज नॉट इन द प्रोटोकॉल। तो आपको पेशेंट एडमिट करके उसे हेपारिन नहीं देना है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे इन द लैक्यूना स्ट्रोक। ठीक है, तो ये आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे फैकल्टीज, अच्छे सीनियर्स ही पढ़ाने वाले हैं। एंड इन गुड हॉस्पिटल्स देर इज लेस ऑफ नॉनसेंस वर्क। यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको कोई भी अपना पर्सनल काम नहीं देने वाला है, या फिर कोई भी आपको स्कट वर्क नहीं देगा, मतलब कोई भी आपको यहाँ वहाँ पे फालतू काम के लिए नहीं घुमाने वाला है। तो दैट इज द बेनिफिट। Then, in good hospitals, there is state of the art equipments. Like in our ICUs also, we used to have USG machine. तो USG machine वहाँ पे रखी है, तो some of the APs they used to teach us how to do echo. तो दिस इज द थिंग कि आप बेड साइड वहाँ पे खुद यूएसजी सीख सकते हो, इको करना सीख सकते हो, तो दिस और इवन पेरिकार्डियो सेंटेसिस कर सकते हो। तो दिस विल ओनली हैपन इफ यू आर इन द टर्शरी इंस्टीट्यूट्स। नाउ माई स्पेशल फेवरेट इज आईएनआई कॉलेजेस। आई लाइक आईएनआई कॉलेजेस बिकॉज वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छी होती है। यू नो, आपको वहाँ पे सिंगल रूम दिया जाता है, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी रहती है, बिकॉज दिस इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे मनी हाईएस्ट होता है, यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, 90K प्लस ही आपकी सैलरी होती है यहाँ पे, और इवन आपको जो हाउस अलाउंस है वो भी मिलता है। एंड
अदर इम्पोर्टेंट थिंग जो आप पीजी में नहीं सोचते बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज देर इज़ नो बॉन्ड। आईएनआई कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं होता, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी जस्ट मेरा जैसे पीजी डिग्री खत्म हो रहा है तो आई है 1 ईयर का बॉन्ड, तो दिस इज़ रियली अ बिग हेडेक फॉर मी। बट अगर यू आर इन आईएनआई कॉलेजेस तो आपको ये हेडेक नहीं रहेगा, क्योंकि आईएनआई देने के बाद में आपको एसएस भी करना पड़ेगा। तो एसएस में इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम स्टेट, तो वहाँ पे भी 1-2 ईयर्स का बॉन्ड है। तो वहाँ पे भी अगर आप 2 ईयर कंप्लीट कर रहे हो तो आपके अराउंड 3 ईयर्स बॉन्ड में जाएंगे, एंड 3 ईयर्स इज अ रियली अ बिग पीरियड। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आईना कॉलेज से अपना एमडी या फिर एमएस कर रहे हो, एंड इफ यू गिव आईना एसएस एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आईना पीपल दे गिव यू लिटिल बिट प्रेफरेंस इन द इंटरव्यू, एंड इसलिए आपके जो आईना एसएस के जो रैंक है वो बाकी स्टेट कॉलेजेस से बेटर आती है, बिकॉज दे गिव यू द प्रेफरेंस। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप आईना कॉलेज से अपना सुपर स्पेशलिटी खत्म कर रहे हो तो आपका बॉन्ड नहीं रहेगा। तो आपका ये जो 2 साल का बॉन्ड है जो आपको स्टेट कॉलेज में लगने वाला है, तो वो आपको फ्री हो जाएगा। ठीक है। तो ऑल दिस आर द बेनिफिट्स। तो दैट इज वाई आई थिंक यू शुड स्टडी रिलीजियसली, बिकॉज गेटिंग अ गुड कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I believe that with proper preparation and good focus, anyone can get a good college. So I hope you prepare well and get a good college. All the best.